नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी स्टडी यूपीएससी में, जहां हम आपके लिए द हिंदू के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल को डीप एनालिसिस के साथ पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे बजट 2025 और आरबीआई की मौद्रिक नीति पर समझेंगे और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं बजट होता क्या है और इसका महत्व क्या है। बजट एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसमें सरकार अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की योजनाओं को प्रस्तुत करती है। संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाता है। यह सरकार की राजकोषीय नीति मतलब फिस्कल पॉलिसी को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है। अब समझते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, वर्तमान अर्थव्यवस्था क्या है। आईएमएफ और आरबीआई के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वो 6.5% के आसपास रहने का अनुमान किया गया है। 2011-12 के बाद से निजी निवेश में गिरावट देखी गई, जिसकी आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई है। इन्फ्लेशन अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, जिसमें आम जनता की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है। अब हम जानते हैं बजट की कुछ मुख्य घोषणाएं जो हुई है। जैसे सरकार ने व्यक्तिगत आयकर में 1 लाख करोड़ की छूट दी है, जिससे मध्यम वर्गीय की क्रय शक्ति बढ़ेगी। टैक्स छूट का उद्देश्य प्राइवेट कंजप्शन को बढ़ावा देना। इस छूट से मांग और उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। अब जैसे दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती की है। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिससे लोन सस्ते होंगे और निवेश में वृद्धि भी होगी। यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। और सरकार ने जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना और उसके बुनियादी ढांचों में निवेश करने को बढ़ावा देगी। जैसे एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश को प्रस्तावित किया गया है। जैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच तालमेल समझने में मदद मिलेगी। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे निवेश, टैक्स नीति और आर्थिक सुधारों को जोड़ा जा सकता है। अब हम इस पर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जैसे पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव क्या है इसका। टैक्स छूट से मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार देखने को मिलेगा। और ब्याज दर में कटौती से उद्योग को सस्ते लोन मिलेंगे, जिसमें निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। इससे बेरोजगारी कम हो सकती है और उद्योग को विस्तार करने का मौका मिलेगा। और एक और है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा। जैसे सरकार ने बुनियादी ढांचाओं और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। जैसे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कर कटौती का लाभ मुख्य रूप से उच्च आय वर्ग को होगा। इससे आर्थिक असमानता होगी, जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। फिस्कल डिफिसिट, टैक्स छूट से सरकार की आय में कमी होगी, जिससे वित्तीय असंतुलित भी हो सकता है। सरकार को बोरोइंग लोन भी लेना पड़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है। और इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि खपत अचानक से बढ़ जाएगा और आपूर्ति नहीं बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। इसमें सरकार को क्या क्या करना चाहिए। जैसे टैक्स छूट के साथ साथ सरकार को आय के एक वैकल्पिक स्रोत को तलाशना चाहिए। एमएसएमई और स्टार्टअप को अधिक समर्थन देना चाहिए। और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ा देने के लिए सरकार को अधिक से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाना चाहिए। इस पे कंक्लूजन क्या हो सकता है दोस्तों कुल मिलाकर बजट 2025 और आरबीआई की नई मौद्रिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका प्रभाव नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और अर्थव्यवस्था के समग्र स्थिति पर निर्भर करेगा। क्या आपको लगता है यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा? आपकी क्या राय है? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो आज का है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जो एनएमएम, और ज्ञान भारतम मिशन, जो भारत धरोहर का संरक्षण है। आइए जानते हैं भारत में पांडुलिपियों का क्या महत्व है। जैसे हमें पता है भारत दुनिया का सबसे पुरातन सभ्यतागत राष्ट्र है। यहाँ संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं में लाखों पांडुलिपि उपलब्ध हैं। इसमें धर्म, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास और अन्य विषयों की अमूल्य जानकारी संग्रहित है। हालांकि असुरक्षित भंडार या जलवायु परिवर्तन और कीटों के कारण कई पांडुलिपियां नष्ट हो रही हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा क्या किए गए हैं पहल, इसको हम जानते हैं। जैसे नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया में कई दस्तावेज सुरक्षित हैं, लेकिन व्यक्तिगत संग्रह और मंदिर में रखी गई पांडुलिपियां असुरक्षित हैं। इसका जो एनएमएम की स्थापना 2003 में की गई थी। और अब इस मिशन को 500 करोड़ की सहायता देकर ज्ञान भारतम मिशन से जोड़ा जा रहा है। अब यह इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। इससे यह मिशन अधिक प्रभावी रूप से संरक्षण कार्य कर सकेगा। ज्ञान भारतम मिशन का लक्ष्य क्या है। इस मिशन का उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल और संरक्षित करना। इसके तहत प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल स्कैनिंग और ट्रांसलेशन और पब्लिक एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा।
साहित्य अकेडमी इन पांडुलिपियों को सुरक्षित करने और पुनः प्रकाशित करने में मदद करेगा। अब इसका महत्वपूर्ण क्या है? जैसे संस्कृत और विरासत को संरक्षण से संबंधित नीतियों को समझने का मौका मिलेगा। भारत में प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, और यह एक अधिक प्रशासनिक नीतियों का एक अच्छा उदाहरण होगा। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्कृत पहचान मिलने का भी प्रयास रहेगा। अब आइए इस योजना का विश्लेषण क्या हो सकता है। इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी है और इसमें नकारात्मक प्रभाव भी, चुनौतियां भी हो सकती हैं। जैसे 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण भारतीय संस्कृत की नई पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेगा। इन ग्रंथों में आयुर्वेदा, खगोल शास्त्र, दर्शन और गणित के क्षेत्र में ज्ञान उपलब्ध, जिससे आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, और इसका एक कल्चरल डिप्लोमेसी भी हो सकता है। भारत के पास विश्व का सबसे समृद्ध ज्ञान भंडार, ये हमें पता है इस बात का। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? जैसे पांडुलिपियों को डिजिटलाइज और संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञ की कमी है, और कई सरकारी योजना नीतिगति, मतलब जैसे पॉलिसी इनएफिशिएंसी के कारण सफल नहीं हो पाती है। इस योजना को सफल बनाने के लिए हमें तेजी से कार्य करना होगा। सरकार को इसमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे भारत को आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके पांडुलिपियों को सुरक्षित करना, और हम जैसे यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद लेकर इस परियोजनाओं को और व्यापक बनाया जा सकता है। स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा में प्राचीन भारतीय ग्रंथ को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? कुल मिलाकर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एक और ज्ञान भारत मिशन भारत की संस्कृत धरोहर को संरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि ये भी अच्छा आर्टिकल है, रिफ्लेक्सिव कॉलर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। जैसे रिफ्लेक्सिव कॉलर योजना, जिसमें मिथुन और सड़क सुरक्षा क्या है। अब हम इससे जानते हैं मिथुन है क्या। मिथुन एक अर्ध जंगली बकरी वंशीय पशु है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पाया जाता है। इसे गाय भी कहा जाता है। यह भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में शामिल है, जिससे यह संरक्षित जीव भी बन जाता है। मिथुन का एक सांस्कृतिक महत्व भी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी जनजातियों के लिए यह धन संपत्ति का प्रतीक भी माना जाता है। शादी या धार्मिक आयोजन और यह सामाजिक परंपराओं में मिथुन को बलि भी दी जाती है। इसे राज्य पशु भी घोषित किया गया है। मिथुन और सड़क दुर्घटना क्यों हो रही है, आइए इसको हम जानते हैं। मिथुन स्वाभाविक रूप से जंगल में रहता है, लेकिन ठंड के मौसम से गर्म के लिए सड़क पर भी आ जाता है। रात में इनका कलर मतलब काला या गहरा भूरा होता है, और जो दुर्घटना सड़क पर लेटने से इन्हें ड्राइवर के लिए अदृश्य बन जाता है। पिछले वर्ष ही 30 से अधिक मिथुन सड़क दुर्घटना में मारे गए और कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने फ्लोरेसेंट कॉलर योजना को भी शुरू किया है। आइए जानते हैं रिफ्लेक्सिव कॉलर योजना की कुछ मुख्य बातें। मिथुन को रात के समय विजिबिलिटी बढ़ने के लिए फ्लोरेसेंट कॉलर पहनाया जाएगा। यह कॉलर रात में गाड़ियों के हेडलाइट से चमकेगा, जिससे ड्राइवर को दूर से ही पशु दिख जाएगा और दुर्घटना में भी कमी हो सकती है। कैसे लागू की जाएगी ये योजना? स्थानीय प्रशासन और गांव के प्रमुख के सहयोग से यह योजना लागू की जाएगी। 200 मिथुन को फिलहाल में रिफ्लेक्सिव कॉलर पहना दिया गया और शेष को भी जल्द पहना दिया जाएगा। यह योजना को पासीघाट हाईवे या पेंगुइन क्षेत्र से शुरू किया गया है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? यह एक पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है। वन जीव या मानव सुरक्षा के बीच संतुलित कैसे बनाया जा सकता है, इसका विश्लेषण करने का एक अच्छा मौका है। स्थानीय प्रशासन और सरकार की नीति को कैसे अच्छे से इसको लागू किया जा सकता है, एक अच्छा। अब इस योजना का भी हम एक विश्लेषण करते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव ये है कि सड़क दुर्घटना कम होगी। जैसे वाहन चालकों को दूर से ही मिथुन दिख जाएगा, जिससे टक्कर और जान और माल का नुकसान कम होगा। यह योजना सार्वजनिक जागरूकता और संरक्षण प्रयास को बढ़ावा देगा। यह मॉडल नागालैंड, मिजोरम या अन्य पूर्वी राज्यों में भी लागू किया जा सकता है, जहाँ सड़क दुर्घटना की समस्या बनी हुई है। अब जैसे इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, क्योंकि मिथुन को सड़क से हटाने की कोई योजना नहीं है, और कई गांव वाले अभी इस योजना से अनजान है, जिससे ये सही ढंग से लागू भी नहीं हो पाएगा। मिथुनों को प्रकृति आवास को सुरक्षित रखने के लिए, उनका परिवहन रोकने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जैसी योजनाओं पर भी विचार करना चाहिए। अब इसमें सरकार को आगे क्या सोचना चाहिए? जैसे वाइल्ड लाइफ ओवरपास या अंडरपास जैसी संरचना बनानी चाहिए, जिससे मिथुन और अन्य वन जीवों के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार किया जा सके। इस योजना को नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाकर इसे अन्य राज्यों में भी लागू कर देना चाहिए। जैसे जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, जैसे गांव और स्थानीय निवासियों को वन जीव के महत्व और उनके संरक्षण की